नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना संक्रमण की और बात होगी कोरोना से बचाव की, और ऐसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे इस खास शो हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। कोरोना वायरस के कथित नेपाल वेरिएंट से अमेरिका से लेकर यूरोप तक दहशत देखी जा रही है। ब्रिटेन के एक हेल्थ एक्सपर्ट ने दावा किया कि नेपाल में पहली बार सामने आया है डेल्टा प्लस K417N वेरिएंट। भारत और दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के स्ट्रेन से मिलकर ये बना है। ये घातक स्ट्रेन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने गए पर्वतारोहियों से अमेरिका और यूरोप तक पहुंच गया। ब्रिटेन के कोरोना वायरस जीनोमिक्स के विशेषज्ञ डॉक्टर जेफ बॉरेट ने कहा कि यह बेहद संक्रामक स्ट्रेन कोरोना वैक्सीन को भी फेल कर सकता है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि उन्हें कोरोना के नेपाल वेरिएंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कमजोर पड़ चुकी है और तीसरी लहर के लिए पहले से एहतियात बरता जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच कई सवाल हैं जो लोगों के जहन में आ रहे हैं, जिनके जवाब जानेंगे अपने खास शो हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। कोरोना के खिलाफ बन चुकी है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी से देश में घट रहे कोरोना केस। वायरस का नया हाइब्रिड स्ट्रेन कितना खतरनाक है। डेल्टा स्ट्रेन और हाइब्रिड स्ट्रेन में कितना अंतर है। तीसरी लहर में कौन सा वेरिएंट खतरनाक होगा। कोरोना के खिलाफ बन चुकी है हर्ड इम्यूनिटी। ये वो सवाल हैं जिनको हम अपने इस कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे। तो कोरोना का नया वेरिएंट अब नेपाल वेरिएंट, जहां पर इसे कुछ एक्सपर्ट जो हैं वो बहुत खतरनाक बता रहे हैं। वहीं क्या हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है जिसकी वजह से देश में कोरोना के केसेस घट रहे हैं। वायरस का नया हाइब्रिड स्ट्रेन कितना खतरनाक है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे अपने इस खास शो हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। तो ये कुछ सवाल हैं जिनको हम अपने एक्सपर्ट के जो पैनल हमसे जुड़ेगा उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीफोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर से पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर MC मिश्रा जी हैं, पूर्व निदेशक हैं दिल्ली एम्स के, और आपको 50 वर्षों से अधिक का अनुभव है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर राजीव सूद हैं, डीन हैं RML दिल्ली से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ सवाल हैं जिनको हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर नीरज कुमार, कार्डियोलॉजिस्ट, कानपुर से जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले डॉक्टर MC मिश्रा जी आपके पास आऊँगा। सर, जो नया वेरिएंट बताया जा रहा है नेपाल वेरिएंट है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट बता रहे हैं। क्या कहना है सर आपका? और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ये आते रहेंगे इस वायरस के। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है, संक्रमण होता जाता है, वेरिएंट्स भी आते जाते हैं। अब उसमें हमेशा ये होता है कि वेरिएंट्स 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक में तो जैसा खाली ड्रिफ्ट होता है, यानी जो उसके स्पाइक प्रोटीन्स की जो एमिनो एसिड्स की जो एक संरचना है, उसमें कुछ जगहों पे वो एमिनो एसिड की संरचना बदल ली जाए, 2 जगह 3 जगह, और कुछ उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। और जो वो सामान्य प्रक्रिया है किसी भी RNA वायरस की, जो होती रहती है, जिसको किसी के बस में नहीं होता, वो होता ही है RNA वायरसेस का जो चरित्र है बदलने का। उसके अलावा एक शिफ्ट होता है जिसमें कंप्लीट जीनोम वायरस का बदल जाता है। वो तभी पता लगता है जब जीनोमिक सीक्वेंसिंग में वो आधार मिले कि भाई ये क्या उससे मिलता जुलता खाली वेरिएंट है या ये बिल्कुल चरित्र बदल गया है। और इसमें जैसे इस बार हमने देखा हमारे यहाँ भी जो वेरिएशंस हुए, जो इसमें म्यूटेशंस हुए, वो म्यूटेशंस ज़्यादा
संक्रमण फैला रहे थे। ये देखा गया महाराष्ट्र में भी, कर्नाटक में, पंजाब में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, पूरे यूके में भी देखा गया। सबसे पहले ये जो वेरिएंट्स की बात आई थी वो यूके से आई थी, हालांकि उससे पहले भी वेरिएंट्स तो हो रहे थे। चाइना से भी रिपोर्टेड थे, कोरिया से भी थे रिपोर्टेड, जापान से भी, सभी देशों में, क्योंकि जहां जहां संक्रमण होगा वहां पे वायरस म्यूटेट करता रहेगा। अब उसमें कितना कंसर्न है उस वेरिएंट का, वो उससे इसकी वो हो जाती है, उसकी सिग्निफिकेंस उससे नापी जाती है। तो चूंकि नया वेरिएंट हमारे यहाँ भी जो डबल म्यूटेंट की हम बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में पाया गया, ट्रिपल म्यूटेंट पाया गया, तो उसमें देखा गया कि संक्रमण ज्यादा संख्या में हो रहा है। एक जने से 10 लोगों को, 12 लोगों को, 15 लोगों को संक्रमण हो रहा है। और इसी वजह से, तो जैसे मैंने कहा, या तो जब भी चरित्र बदलता है वायरस का, तो उसमें 3 ऑप्शन होते हैं वायरस के पास। या तो वो वैसे ही बना रहे जैसे था, कोई खास उसमें फर्क नहीं आता संक्रमण फैलाने की क्षमता में या इन्वेजिवनेस में। दूसरा है कि वो कुछ भी ना करे, थोड़ा सा बेटर हो जाए और कम इन्वेजिव हो जाए, जिसकी संभावना अभी तक नहीं देखी गई है। लेकिन कुछ वायरसेस में होता है कि वो बाद में उतना संक्रमण नहीं फैलाते हैं। तीसरा होता है कि वो ज्यादा संक्रामक हो जाए। तो अभी हमने जो देखे अपने म्यूटेशंस, उसमें कुछ म्यूटेशंस जो थे वो ज्यादा संक्रामक थे। और अभी जैसे वियतनाम में रिपोर्ट हुआ है, फिर ये बात आ रही है कि साहब हाइब्रिड स्ट्रेन, अब हाइब्रिड स्ट्रेन ये है कि वो वायरस ने दो तरह की संरचना पकड़ ली, दो तरह के वेरिएशंस पकड़ लिए। अब वो, लेकिन अभी WHO ने तो उसको डिनाई किया है कि ऐसा कुछ नहीं देखा गया है वियतनाम में भी। और अभी ये डेल्टा स्ट्रेन जिसका नाम दिया है वही चल रहा है, जो डेल्टा स्ट्रेन, जो इंडियन स्ट्रेन को अब डेल्टा स्ट्रेन बोल रहे हैं। और उसमें जो यूके का स्ट्रेन है उसको उन्होंने कुछ और नाम दिया है, जो ग्रीक वर्ड्स में नाम आते हैं। इसमें अल्फा स्ट्रेन और डेल्टा स्ट्रेन, जिससे वो किसी देश से न जुड़े, क्योंकि लोगों की भावनाएं थोड़ा इसमें हर्ट हो जाती हैं जब आप उसको, है तो ये वुहान से निकला हुआ वायरस, जो इसकी ओरिजिनल जर्नी है वो तो वुहान से शुरू हुई और बाकी दुनिया में फैला। और बाकी दुनिया में अब वो, तो इसको किसी ने भाई चाइनीज वायरस भी नहीं नाम दिया, नहीं तो चाइनीज वायरस नाम देना चाहिए था, वुहान वायरस नाम देना चाहिए था। इसलिए ये काफी लोगों ने भारत से भी आपत्ति की और यूके से भी और बाकी जगहों से भी कि भाई निकला तो वहीं से है, नाम जो आप वही नाम या तो रखें। और ये तो वेरिएशंस है, ये होते रहेंगे, जहां जहां जाएगा वायरस वहां वहां वेरिएशंस होते रहेंगे। तो अब आगे आने वाला देखना है कि जो नेपाल में हो रहा है वो उसमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग में क्या निकलता है उसमें। और अभी तक का जो हम लोगों का अनुभव है पिछले 1.5-2 महीनों में, जिस तरह से हमने देखा अपने देश में किस तरह से संक्रमण में बढ़ोतरी हुई इस नए वेरिएंट की वजह से, जो डबल म्यूटेशंस थे और ट्रिपल म्यूटेशंस थे। लेकिन लोगों को ये समझना है, ये हम वैज्ञानिकों के लिए एक एकेडमिक इंटरेस्ट की बात होती है, आम जनता के लिए पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से तो एक ही बात करनी है हम सबको कि बचाव के उपाय करते रहना है। क्योंकि कोई भी वेरिएंट हो, हम बचाव का उपाय करेंगे तो इस संक्रमण से बचे रहेंगे, चाहे वो कोई भी वेरिएंट हो। इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं आता है, ये केवल वैज्ञानिकों के लिए जानने की बात है। दूसरा, उसकी संक्रामक क्षमता कितनी है, आर फैक्टर कितना बढ़ जाता है। जैसे पिछले बार था तो उसका आर फैक्टर करीब 1 था, अब ये नया वाला आया उसका आर फैक्टर 2 तक हो गया, 2 से ऊपर भी हो गया, इसीलिए इतना संक्रमण फैल रहा था। तो जो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर होता है, कितने लोगों को ये दे सकता है, इसलिए बचाव के उपाय वही रहते हैं। जैसे 2 डबल मास्किंग, जैसे हम लोग बराबर सब लोग बता रहे हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है, वैक्सीन लगने के पहले भी, वैक्सीन लगने के बाद भी। तो इसलिए लोगों को तो बचाव करना ही करना है। अगर कोई थर्ड वेव, तीसरी लहर से बचना है तो हमको बचाव करते रहना पड़ेगा, फिर चाहे वो कोई भी म्यूटेशन हो, उससे लोगों का कोई कंसर्न नहीं होता। दूसरा जो इसका उपयोग होता है वो वैक्सीन डेवलपमेंट में होता है कि ये देखा जाना होता है कि क्या जो हमारे यहाँ वैक्सीन उपलब्ध हैं वो इन म्यूटेंट वायरसेस के अगेंस्ट भी काम करेंगी, उनको स्किप तो नहीं करेंगे जो वैक्सीन का जो प्रोटेक्शन है। और इसीलिए म्यूटेशंस को शामिल करते हैं जब वैक्सीन को दोबारा बनाते हैं। तो ये इसका इतनी सिग्निफिकेंस होती है
लेकिन बचाव बराबर वही उपाय हैं बचाव के जो हम लोग पिछले 15 महीनों से बातचीत करते आए हैं। जी, एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ बहराइच से, पहलराम। पहलराम, क्या सवाल है आपका? पहलराम, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ पा रही है सर। अगर आपको आपकी आवाज हम तक आ रही है, अगर आपको हमारी आवाज आ रही तो आप सवाल कर सकते हैं। जी हुक्म। जी, अपना सवाल कीजिए। हमारा सवाल यही है कि थोड़ा शरीर में इम्यूनिटी पावर खत्म हो गया, इसलिए थोड़ा यूँ हाथ पैरों में दर्द, थोड़ी जकड़न यूँ हो रही है, 2-4 दिन से हो रही है। हाथ पैरों में दर्द, हल्का फुल्का सिर में दर्द। हाँ जी, आप फिर से सवाल कर सकते हैं। क्या आपको कोविड हुआ था पहले या अभी आपको कोविड है? कोविड कुछ नहीं मेरे तो कोविड कुछ नहीं आ रहा सर। मैं तो भाई पूछ रहा हूँ भाई, ये है मेरे में थोड़ा हाथ पैरों में दर्द थोड़ा यूँ हो रहा है। जी, आपके सवाल का जवाब हम लेंगे। डॉक्टर राजू सूद जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर डॉक्टर राजू सूद जी। राजू जी, हमारे कॉलर का सवाल है कि उनके हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, जकड़न हो रही है। देखिए, ये कोविड का सीजन चल रहा है, अभी कोविड की सेकंड वेव चल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज कोविड है। आपको नॉर्मल टाइम्स में हाथ दर्द, थकावट के कारण होते हैं, वो भी देखना चाहिए। और अगर आपको बुखार या आपको कोविड के सिम्टम्स अभी तक नहीं हुए हैं तो आपको अपने जनरल चेकअप करवाना चाहिए। और आपको ये भी देखना चाहिए, कई बार हमारे देश में विटामिन डी की कमी हो जाती है, या आपका खाने पीने का, रहन सहन का, या आजकल जैसे लिथार्जी है, थोड़ा आइसोलेशन में लोगों को मेंटल टेंशन है जब अगर वो आइसोलेट हो रहे हैं, तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि साथ के साथ चलते हैं। हाथ अपना जनरल एग्जामिनेशन करवाइए, बेसिक ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं अगर आपको जल्दी ठीक नहीं होता। क्रोसिन वगैरह लेके, सिंपल वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि हर हाथ में दर्द, पैर में दर्द बिना बुखार के और बिना गला खराब हुए ये कोविड ही होगा। जी, हर चीज को कोविड से जोड़कर देखना ठीक नहीं। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप जाकर अपना चेकअप करा सकते हैं और उसका जो ट्रीटमेंट है, जो डॉक्टर बताए आपको, वो कर सकते हैं। और डॉक्टर राजीव जी, एक सवाल ये भी, आपने विटामिन डी का जिक्र किया। ज़्यादातर लोग इस वक्त अपने घरों पर हैं, घर के अंदर हैं, बाहर बहुत कम निकल रहे हैं, और विटामिन डी का जो सोर्सेस है उसे सनलाइट की वजह से हमें मिलता रहता है। तो ऐसे में विटामिन डी के लिए हमारी बॉडी में रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि विटामिन, एक आपने तो ठीक बोला कि सन से मिलता है हमको, सन एक्सपोजर से, पर हमारे एक टेंडेंसी है हमारे इंडिया में, ये देखा गया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी जनरल पब्लिक में बहुत ज्यादा है। और आप सस्पेक्ट भी नहीं करते तब भी हो सकती है, और इसलिए आजकल इसका टेस्ट भी कराया जाता है। और विटामिन डी की कमी की वजह से आपके हाथ पैरों में दर्द, और आपको डिफरेंट आपको इवन कोविड के अंदर भी हम बताते हैं कि विटामिन डी देने से रिकवरी जल्दी फास्ट होती है। तो ये आपकी इम्यूनिटी, आपके शरीर की स्ट्रेंथ, ये सबके लिए जरूरी है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी इंडियंस में काफी है, इसका ज्ञान हमको होना चाहिए, और इसका रिप्लेसमेंट बहुत मुश्किल नहीं है। हमारे बहुत सस्ते सैचे मिलते हैं, अगर किसी को डेफिशिएंसी हो तो उसको दिए जा सकते हैं, और इससे ड्रामेटिक चेंज आता है बॉडी के अंदर। बॉडी की जो थकावट है, हाथ पैरों में दर्द है, मसल्स में इन्फेक्शन है, उन सब में काफी फर्क पड़ता है विटामिन डी का रिप्लेसमेंट देने से। जी, हमारे साथ डॉक्टर नीरज कुमार जी भी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर, आपके पास आऊँगा। डॉक्टर नीरज जी, क्या अब हम ये मान लें फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव के बाद कि हमारी हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है, जिसकी वजह से अब केसेस कम हो रहे हैं, और आने वाले में दिनों में जिस तरह बता रहा है कि थर्ड वेव आ सकती है और वायरस और ख़तरनाक हो सकता है, तो उससे हमें अब इतना डरने की ज़रूरत नहीं है? अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी बन गई है, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी के लिए लगभग 60 से 70% वैक्सीनेशन या एंटीबॉडी टाइटर होना जरूरी है पॉपुलेशन के अंदर। तो हर्ड इम्यूनिटी तो अभी नहीं बना है, लेकिन ये जिस स्पीड से वैक्सीनेशन हम लोग करा रहे हैं,
तो एक बड़े लार्ज स्केल पर जब हमारा वैक्सीनेशन हो जाएगा तब हम ये सोचेंगे कि हमारे इंडियंस में हर्ड इम्यूनिटी बनी है और उसकी वजह से हमारा इन्फेक्शन रेट कम हुआ है। अभी जो इन्फेक्शन रेट कम हुआ है, जो हमने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं, जो कर्फ्यूज लगे हैं, वैक्सीनेशन हुआ है, जो पब्लिक अवेयरनेस आई थी, जो है वो तेजी से कम हुआ है। और ये इंडियंस को, जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है, उसको बधाई, गवर्नमेंट है उसको बधाई देने की आवश्यकता है कि जितनी तेजी से लहर इंडियंस में आई थी उतनी तेजी से इसको जो है नीचे कर दिया गया है। लेकिन अभी हर्ड इम्यूनिटी बना है, ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। तो अभी भी एक खतरा है हमारे देश में कि ऐसा ना हो कि हम थोड़ी लापरवाही करें और जो इन्फेक्शन की सेकेंड लेयर हमने झेली है वो थर्ड लेयर बन के हमारे सामने फिर दोबारा आ जाए। तो हम लोगों को जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है और जो गाइडलाइंस हैं उसका अभी भी उसी सजगता के साथ पालन करना है जिस के साथ हमने फर्स्ट और सेकेंड प्रयास किया है, ऐसे ही हमको थर्ड से बचने के लिए करना होगा। अभी हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनना है जी सर। ये भी कहा जाता है इम्यूनिटी जो है अचानक से नहीं बनती, इसके लिए काफ़ी आपका लाइफस्टाइल डिपेंड करता है। आप पिछले कई सालों से, कई समय से आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका खान पान कैसा है, आप क्या करते हैं, आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है वो क्या है, उस वजह से बनती है। तो क्या सर अब जैसे फर्स्ट वेव खत्म हो चुकी है, सेकंड वेव भी खत्म हो चुकी है, अब केसेस भी कम हो रहे हैं, तो ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल अपनाई जाए और अपनी डाइट में क्या चेंजेस किए जाए ताकि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकें? डॉक्टर नीरज जी, आपसे सवाल है सर। जी सर, तो आपकी आवाज दोबारा रिपीट कर दीजिए। सर हमारा सवाल ये कि ये कहा जाता है कि इम्यूनिटी जो है आप अचानक से नहीं आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ये काफ़ी पिछला आपका पीरियड जो कह रहा है कई सालों का, उसमें आपका खान पान क्या था, आपकी लाइफस्टाइल क्या थी, उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे फर्स्ट वेव खत्म हो गई, सेकेंड वेव भी धीमे धीमे कम हो रही है, अब तो क्या हमारे पास वक्त है अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का? और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करें, अपने डाइट प्लान में ऐसी कौन सी चीज़ शामिल करें ताकि अपनी इम्यूनिटी को हम स्ट्रॉन्ग कर पाएं? ये बिल्कुल सही बात है कि इम्यूनिटी 2-4 दिन या कुछ वीक्स में बनने वाला प्रोसेस नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सत्य है कि अगर हम हेल्दी डाइट को कंटिन्यू करते हैं तो बिना इम्यूनिटी का कोई मेजरमेंट तो होता नहीं है। तो लेकिन अगर हम हेल्दी डाइट्स और इन सब को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, जिससे कि जो कोई भी इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल हो या वायरल हो, हमारी बॉडी में एंटर करता है, हमको बीमार कर सकता है, तो उसके अगेंस्ट हमारे शरीर के लड़ने की क्षमता जो है वो काफी हाई हो जाती है। तो हम इम्यूनिटी पे को ध्यान में ना रखते हुए कि वो जल्दी बनेगी कि देर बनेगी, उससे बेहतर है कि हमारा जो आज का जो खाना है, जो हम कल खाएंगे, जो हमने कल खाया था, उसको हम अच्छे से रखें, उसको हेल्दी रखें, उसमें हाई प्रोटीन डाइट, हाई विटामिन जैसे वेजिटेबल्स या फ्रूट से मिलते हैं, नट्स, बादाम हुआ, अखरोट हुआ, ये सब चीजें हम लोग जो है अच्छे से खाते रहें। जंक फूड्स, फ्राई फूड, स्पाइसी फूड्स, उनको कम से कम सेवन करेंगे तो एक जो हेल्दी डाइट है वो किसी भी समय, किसी भी रूप में हमको किसी भी बीमारी से लड़ने के और उससे उभरने के लिए दोनों के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। तो इम्यूनिटी के पर जोर ना देके हमको अपने हेल्दी डाइट पे जोर देना जरूरी है। इम्यूनिटी हमारी बने या ना बने उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आज की तारीख में जो हेल्दी डाइट हम ले रहे हैं वो हमको बचाएगी भी, और अगर इन्फेक्शन हुआ है तो हमको रिपेयर भी कराएगी जल्दी। तो एक हेल्दी डाइट जिसमें कि एक बैलेंस डाइट हम बोलते हैं कि एक अच्छी अमाउंट ऑफ प्रोटीन, वो चाहे हम एग वाइट से ले, दालों से ले, चना, राजमा, पनीर हुआ, सोयाबीन हुआ, वेजिटेबल्स जो सीजन के फल आ रहे हैं वो हुआ, फाइबर डाइट हुई, नट्स ले। जी, तो हेल्दी डाइट लेना बेहद ज़रूरी है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। साथ ही साथ अगर सर सवाल भी बनता है, आप कैलोरी तो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं लेकिन कैलोरी बर्न नहीं कर पाते, तो आप ऐसी कौन सी फिजिकल एक्टिविटी करें ताकि जो आप खा रहे हैं उसको उसका इस्तेमाल भी हो, आप वो कितना ज़रूरी है सर? वो ये जो एक्सरसाइज अभी बोला है ना कि एक्सरसाइज आपको करना है, एक्सरसाइज जो है अगर आप योगा करते हैं तो योगा करिए। अगर आप बहुत ज्यादा कैलोरीज नहीं ले रहे हैं तो आप योगा करिए। अगर आप बहुत ज्यादा कैलोरीज ले रहे हैं तो फिजिकल एक्टिविटी जैसे रनिंग हुआ, घर में जंपिंग हुआ, आप जैसे स्कूलों में पीटी कराई जाती थी आप वो कर सकते हैं। अगर आप रस्सा कूदते हैं तो आप रस्सा कूद सकते हैं। तेज तेज वॉक करना, तेज तेज स्टेप्स करना, तो ये सब
जिसमें पसीना निकलता है या योग, ये दोनों चीजें जो है जरूरी है, जो कि आपकी कैलोरी बर्न करेगा और आपकी बॉडी को फिट भी रखेगा। जी बिल्कुल। हाँ, वापस हम डॉक्टर MC मिश्रा जी आपके पास आएंगे। सर, धीमे धीमे अब जैसे देश में सेकेंड वेव के केस कम होते जा रहे हैं, अब अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, बहुत सारे राज्यों में, शहरों में अनलॉक हो गया है अब, लेकिन लोग जो हैं अब बहुत मास में निकल रहे हैं, बहुत क्राउड है बाहर, तो क्या सिर्फ मास्क लगाकर हम बाहर जाकर सुरक्षित रह सकते हैं सर? रहेंगे, 2 मास्क लगा के रखेंगे तो करीब 95% तक आपका प्रोटेक्शन रहेगा। दूरी भी अगर बना लेंगे तो ये प्रोटेक्शन बिल्कुल 100% हो जाएगा। लेकिन क्राउडेड प्लेसेस में आप मजबूरी में ही जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अनलॉकिंग हो रही है, लोगों को अभी भी बहुत सावधानी रखनी है, नहीं तो ये अभी दूसरी वेव से अब निकले नहीं है अभी हम लहर से, और तीसरी और शुरू हो गई तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इसलिए लोगों ने सहयोग किया है और इसी वजह से संक्रमण कम भी हुआ है अभी पिछले 2 हफ्तों में, और जो हमारी पॉजिटिविटी दर है वो भी काफी कम हो गई है, केसेस भी कम आना शुरू हो गए हैं, मृत्यु दर भी कम हो गई है और रिकवरी रेट भी बढ़ गया है। तो ये जो हम लोगों ने सफलता पाई है, इसमें लोगों का सहयोग बहुत रहा है। टेस्टिंग होती रही है काफी मात्रा में, और इसी वजह से अस्पतालों पे जो भार था और इतने रोगी एडमिट हो रहे थे आईसीयूज में, ऑक्सीजन बेड्स की रिक्वायरमेंट थी, अब ऑक्सीजन का कोई किल्लत नहीं है, दवाइयों की कोई किल्लत नहीं, एक्सेप्ट फंगल इन्फेक्शन के लिए जो एम्फोटेरेसिन बी है उसका थोड़ा बहुत अभी दिक्कत हो सकता है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि अगर लोग बचाव करते रहेंगे अपना, और अब इस वाले दूसरी लहर से थोड़ा सबक भी लेना चाहिए सबको। कतई लापरवाही इसमें बहुत प्राण घातक हो सकती है, इसलिए अभी कोई सोशलाइजिंग नहीं करना है, कोई घर में पार्टी नहीं देना, किसी के पार्टी में जाना नहीं है, क्योंकि पता नहीं है किसको संक्रमण हो और कौन आपको दे दे। क्योंकि अभी भी ऐसा नहीं है कि संक्रमण समाप्त हो गया, अभी भी करीब 1.5 लाख जो संक्रमित लोग तो रोज अभी भी आ रहे हैं। इसलिए ये संख्या समझिए, जब फरवरी में 10,000 थी, उससे बढ़ के हम 4 लाख पहुंचे, तो अभी तो 1.5 लाख पहले से ही है। तो इसलिए अभी कोई भी किसी भी तरह की लापरवाही हमको महंगी पड़ सकती है, और इसलिए इससे बचाव ही करते रहना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि टीकाकरण की जो गति है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे कल करीब 36 लाख टीकाकरण हुए पूरे देश में, हम चाहते हैं कि ये बढ़ के 50 हो जाए, 70 हो जाए, और जुलाई से हो भी जाएगी। जो अनुमान है कि जुलाई में करीब 1 करोड़ टीके रोज लगने की प्रक्रिया चल रही है। अगर वो हो जाएगा तो हम बहुत जल्दी ही, जैसे जो आपका प्रश्न था डॉक्टर नीरज के लिए कि हर्ड इम्यूनिटी, तो सितंबर तक अगर हमारे 50% पॉपुलेशन हो जाती है और अक्टूबर नवंबर तक करीब 60-70% हो जाती है, तो फिर हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए, उससे पहले सबको बचाओ, बिल्कुल लापरवाह बिल्कुल नहीं होना है। एक कॉलर सर जुड़ गए हमारे साथ, राजेंद्र झारखंड से। राजेंद्र, अपना सवाल कीजिए। राजेंद्र जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? मैंने वैक्सीन लिया, कोवैक्सीन जी, और कोवैक्सीन लेने के बाद कोई इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं हुआ। जो विरोधी दल वाले जो कोवैक्सीन के खिलाफ आप गलत प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार, उन्हें सीधे गोली मार देनी चाहिए। ये वैक्सीन मनुष्य का प्राण है, और जब तक इनको गोली नहीं मारिएगा तब तक जनता के दिल में गलत भावना फैला रहा है। मैं परसों वैक्सीन लिया, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, और इन्होंने जानबूझकर विरोधी, जितने भी विरोधी है, ये सब साले देशद्रोही है, इन्हें गोली मारनी चाहिए। ठीक है, आपने अपनी राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राजीव जी, जिस तरह से वैक्सीन को लेकर कई तरह की भ्रांतियां लोगों में हैं, अगर खासकर गांव की अगर बात करें तो गांवों में अभी भी लोग वैक्सीन को लेकर डर रहे हैं, तो सर ये भी बड़ी चुनौती है। अगर वैक्सीनेशन इस तरह से कैसे पूरा हो पाएगा कि लोगों में डर का भी माहौल बना हुआ है, कई सारे डॉक्टर्स और अधिकारी वहां जाते हैं, स्वास्थ्य अधिकारी, और लोगों से वैक्सीन के लिए बोलते हैं, लेकिन वैक्सीन के नाम सुनकर वो लोग भाग जाते हैं। तो उसके लिए सर क्या ऐसा प्लान करना चाहिए सरकार को कि ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सर आगे आए वैक्सीन के लिए?
के बिना कोई चारा नहीं है, और हर्ड इम्यूनिटी जिसकी बातें कर रहे हैं हम, जो वैक्सीन के बिना नहीं आएगी। किसी भी इन्फेक्शन में वैक्सीन के बिना नहीं आती। अगर हम उसको नेचुरल रूप में लाने की कोशिश करें तो काफी कैजुअलिटीज होंगी, काफी डेथ्स होंगी। तो इसलिए अगर आपको हर्ड इम्यूनिटी लानी है तो वैक्सीन चाहिए। वैक्सीन के बारे में जो भ्रांतियां उठी उसमें ये था कि हमारी जो साइंस तरक्की की, या कुछ हमारे ऑलरेडी कुछ हमारा एक्सपीरियंसेस थे सार्स वायरस से, और पीछे की जो नॉलेज थी और जो प्लेटफॉर्म्स हमको मिले और साइंटिस्ट ने जो दिन रात काम किया, वैक्सीन ये थोड़ी जल्दी आई मार्केट में, और उसकी वजह से ये थोड़ी भ्रांतियां उठनी शुरू हुई कि इतनी जल्दी कैसे आ गई वैक्सीन। और उसके बाद जब ये वैक्सीन की इफेक्टिविटी के बारे में बात हुई और ये सब बातें रूरल इंडिया में पहुंची, गांवों में पहुंची, तो वहां तो उस टाइम कोरोना इतना नहीं हुआ था, वो तो सिर्फ सुनते थे। और अभी अचानक गांवों में काफी कोरोना पहुंच गया है। उन लोगों को एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे दी गई थी कि आप तो गांव में रहते हैं, आपको तो कोरोना नहीं होगा। वो उनके जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, इस सारे के बारे में भी वो लापरवाह रहे, इसलिए वो वैक्सीन के लिए लापरवाह रहे। आपको ये बता दें कि शुरू में हेल्थ वर्कर्स ने भी वैक्सीन बहुत कम लगाई थी, उन लोगों ने भी कम लगाई थी जिनको कोरोना हो चुका था, और ये अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ी। और शुरू में लोग वैक्सीन लगाने नहीं आ रहे थे। मैं आपको एक इंस्टीट्यूट के बारे में बता दूं कि उसमें जब सर्वे किया गया तो इवन हेल्थ वर्कर ने 31% सिर्फ वैक्सीन लगवाई थी। पर अब वो सिचुएशन नहीं है, अब वैक्सीन लगाने के लिए लाइन लग रही है। अब शहरों में वैक्सीन की अवेयरनेस आ चुकी है, और जो भ्रांतियां पहले फैलाई जा चुकी थी, जो हमारा जो मीडिया है उसने काफी अच्छा रोल भी किया और काफी खराब रोल भी किया। पेंडेमिक एक्ट लगा। सर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक का वक्त है, वापस आएंगे और वापस आपके साथ जुड़ेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी हेल्थ कॉन्फ्रेंस जारी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए, और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया।
तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जहां हम बात करें कोरोना से बचाव की, कोरोना से अपने आप को कैसे घर पर रहकर सुरक्षित रखा जाए, साथ ही साथ वैक्सीन को लेकर जो डाउट्स बने हुए हैं उनको कैसे दूर करें। हमारे साथ कई सारे डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है। वापस हम डॉक्टर राजू जी आपके पास आएंगे। सर, ब्रेक से पहले आप वैक्सीन को लेकर बोल रहे थे कि बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स थे जिनमें शुरुआत में उनको भी डर था, लेकिन बाद में उन्होंने वैक्सीन लगवाई। अब शहरों में भी बहुत सारे लोग अवेयर हुए हैं, वैक्सीन के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, लेकिन अभी भी गांव एक ऐसा तबका है जहाँ बहुत ज़्यादा आबादी रहती है। गांव में हालांकि वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन उसकी जो नंबरिंग है वो बहुत कम है सर। और गांव के अंदर जो फैसिलिटीज है कोरोना की इलाज की भी कम है, और इसलिए वहां पे वैक्सीन लगवाना ज्यादा जरूरी है। जो हमारे श्रोता गांव से सुन रहे हैं उनको ये बताएं, आपने देखा होगा आजकल तो मीडिया में देख रहे हैं कि यूएस में जो प्रेसिडेंट है उन्होंने मास्क उतार के दिखाया कि अब हम बिना मास्क के रह सकते हैं, पर कहाँ रह सकते हैं, जहां आपके सारे आसपास वाले वैक्सीनेटेड हो, जिनमें इम्यूनिटी हो। तो ऐसे पब्लिक प्लेस के लिए नहीं बोला उन्होंने। इस तरह हम मास्कलेस सोसाइटी कैसे बना पाएंगे? तभी बना पाएंगे जब हमारी पूरी हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, और हर्ड इम्यूनिटी गांव में लाने के लिए मैसिव वैक्सीनेशन ड्राइव की जरूरत है। जिनको कोरोना नहीं हुआ वो कोरोना के, मैं जानता हूं कि कुछ गांव मैंने देखे जो कि उत्तराखंड में थे, या हिमाचल में भी मैंने अभी रिसेंटली देखा कि गांव के अंदर जहां बिल्कुल कोरोना का नामो निशान नहीं था पहली वेव में, अभी वहां काफी केस आ रहे हैं और काफी वहां पे केसेस अनरिपोर्टेड भी जा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ वैक्सीन लगाने के लिए गुरेज नहीं कर रहे, वो तो इसमें अपना डायग्नोसिस करवाने के लिए भी सामने नहीं आ रहे, वो टेस्ट करवाने के लिए भी सामने नहीं आ रहे। अवेयरनेस है उनको, पर उनको जो भ्रांतियां हमारे सोशल मीडिया की वजह से कुछ लोगों ने फैला दी थी, उसके ऊपर अंकुश अब लगाया गया है, और हमारा मीडिया ने बहुत अच्छा रोल किया इसके बारे में कि वैक्सीन जरूरी है, वैक्सीन की क्या फायदे हैं, हर्ड इम्यूनिटी कैसे आएगी, दूसरी कंट्रीज में ये कैसे बेनिफिशियल हो रहा है, यूके में हम कैसे आगे बढ़े, यूएसए में हम कैसे आगे बढ़े। छोटी कंट्री थी जैसे इजराइल, उसके अंदर अगर 1 करोड़ की पॉपुलेशन थी, आपने 70% लोगों को अगर लगा दी वैक्सीन तो वो एक मास फ्री सोसाइटी बन गई, वहां कोरोना खत्म होने लगा। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोगों को आने नहीं दिया, बाहर से इन्फेक्टेड लोगों को, बिल्कुल एक लॉकडाउन बहुत बढ़िया चला, और अभी भी चल रहा है, और उसके अंदर आपको वैक्सीन वगैरह भी लग रही हैं। तो इस सब से वो लोग बिना कोरोना में ज्यादा नुकसान हुए कोरोना की वजह से आप हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारे भारत में हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हमारी 18-20 कंट्रीज के बराबर पॉपुलेशन है, जिसमें यूएसए, यूके और जैसी कंट्रीज भी आ जाती हैं। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना बहुत ही एक बड़ा टास्क है। आपने देखा होगा जब पोलियो अभियान चला था तो हम लोग सारे के कोशिश करते थे डे फिक्स करके कि सारी पॉपुलेशन को इकट्ठा हम बच्चों को वैक्सीनेट करते, जिससे कि सारी इम्यूनिटी इकट्ठी आए और उसमें वेरिएंट्स ना निकले, म्यूटेंट्स ना निकले। और क्योंकि म्यूटेंट और वेरिएंट तो आने ही है किसी वायरस में, हर 1 महीने में 1 या 2 वेरिएशंस हो रहे हैं इसमें भी, कोरोना में भी, वो ज्यादा खतरनाक भी हो जाते हैं बीच बीच में। तो इसीलिए जैसे आप पहले कह रहे थे नेपाल वेरिएंट, अभी उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। डेल्टा वेरिएंट पे थोड़ा सा और चेंज आई है, पर वो ज्यादा खतरनाक है क्या है या हुआ है वेरिएशन, WHO ने मना कर दिया कि हमको तो अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। पर भ्रम और र्यूमर्स एकदम फैल जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। हमको गांव को अवेयर करना है कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, ये उनको पता होना चाहिए, और वो सेफ है। उनको अगर कोरोना से बच गए बिना कोरोना हुए तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और वैक्सीन ही एक प्रिवेंशन की सबसे बड़ी
दवा है, और उसके बाद आपकी सारी दवाएं आती हैं जिनके बारे में रिसर्च चल रही है, जो कोरोना होने के बाद होंगी। पर आपको कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये दो ही बचाएंगे। और ये गांव में भी मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी मेजर पॉपुलेशन बिल्कुल मेजर पॉपुलेशन गांव में है, और वैक्सीन से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर वैक्सीन आप लगवा लेते हैं तो हर्ड इम्यूनिटी आपकी बन जाएगी, आप उससे बच सकते हैं। डॉक्टर नीरज जी, आपके पास आऊँगा। सर, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, हमने पिछले सेकेंड वेव में देखा बहुत सारे लोग कोविड से ठीक हो गए, उसके बाद कई लोग कार्डियक अरेस्ट पड़ा, उनकी डेथ हुई। तो हार्ट पेशेंट्स के लिए कितना एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि वो कोरोना से दूर रहें? जी, कोई भी जी सर, ऐसा पेशेंट जिसको कभी कोविड हुआ है और वो पहले से किसी भी बीमारी के लिए इलाज ले रहा था, चाहे वो हार्ट का हो, कैंसर का हो, या कोई ऐसी बीमारी जैसे ट्यूबरकुलोसिस हुआ, रीनल डिजीज हुई, लीवर डिजीज हुई, जिसमें कि थोड़ा सा लंबा इलाज चलता है, तो ऐसे किसी भी मरीज को एक बहुत ही ज्यादा बचाव और सावधानी की जरूरत होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी जो इम्यूनिटी होती है, जो उनका बॉडी रिजर्व होता है, जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो बहुत नीचे होती है। तो ऐसे कंडीशंस में अगर आप कोरोना डिजीज अगर आपके शरीर में भी ये भी आपके शरीर को हो जाती है, तो उस कंडीशंस में आपके लिए इन दो बीमारियों से लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपकी स्थिति गंभीर हो जाए। तो ऐसी कंडीशन से बचने का एक ही तरीका है कि आप जो भी मानक हैं उनका बहुत ही एकदम दृढ़ता के साथ उनका पालन करें। अप्रोप्रिएट बिहेवियर और डिस्टेंसिंग, मास्किंग, इन सब का बहुत ही ज्यादा दृढ़ता के साथ इस्तेमाल करें, तभी आप इस दो बीमारी का जो कॉकटेल बनेगा उससे बच सकते हैं। अन्यथा ये स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा भयावह होगी और ज्यादा खतरनाक होगी। बिल्कुल, आपको अपना ख्याल रखना है। वापस हम आएंगे डॉक्टर MC मिश्रा जी के पास। सर, अब जो गवर्नमेंट है सर, वो भी पूरा तैयारी कर रही है, वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लग सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं। उसको लेकर अभी कुछ दिनों पहले मॉडर्ना और फाइजर कंपनी से बात हुई कि अब मॉडर्ना फाइजर कंपनी भी इंडिया में आएंगी और वो वैक्सीन भी लोगों को लगेगी। लेकिन सवाल सर ये है कि जो फाइजर वैक्सीन की बात करें तो उसका टेम्परेचर सर -70 है, और उसके टेम्परेचर में उसको मेंटेन करना कितनी बड़ी चुनौती है सर हमारे लिए? बात तो ठीक है, लेकिन हमको बहुत डोजेस चाहिए, और ज्यादातर जो हमारी भरपाई है वो हमारी कोविशील्ड और कोवैक्सिन से ही होनी है। फाइजर, मॉडर्ना, स्पुतनिक और कोई दूसरी और जो वैक्सीन्स आएंगी आने वाले समय में, वो हमको उसमें जैसे कहते हैं ना, हवन होता है उसमें सामग्री डालो, तो वो काम करेंगे ये। अच्छा, कोल्ड चेन का फाइजर ने क्लैरिफाई किया है कि ये इनकी जो वैक्सीन है जो डीप फ्रीजर में रखी जाती है -70 पे 80 पे, उसको 28 दिन तक 2 से 8 डिग्री पे रखा जा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो वो हो जाएगा, क्योंकि आप एक जगह पे, हमारे यहाँ इस तरह के रेफ्रिजरेटर्स हैं जिनमें -70 -80 पे आप रख सकते हैं। बहुत सारी, जैसे ये IVF प्रोग्राम के लिए यूज होते हैं जो डीप फ्रीजर्स और रिसर्च में यूज होते हैं, तो वो उपलब्ध हैं। तो वैक्सीन उसमें रखी रहेगी, जब लगानी है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे, और जैसे घर में भी आप कोई सामान डीप फ्रीजर में रख देते हैं, कुल्फी रख देते हैं बना के, एक साथ बना के रख दी 100 आपने, अब 100 तो एक दिन में नहीं खाएंगे, तो एक एक करके निकालते जाते हैं, खाते जाते हैं। तो इसी तरह से वैक्सीन के साथ भी होगा कि जितनी आपको लगानी है डोजेस, उतनी निकाल के आप 2 से 8 डिग्री में रख लीजिए। और वो कोल्ड चेन मेंटेन करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे ज्यादातर वैक्सीन उस टेम्परेचर पर रहती ही है, तो वो हो जाएगा सिचुएशन। लेकिन प्रश्न ये है कि वो हमको कोई ऐसी बहुत ज्यादा डोजेस नहीं ऑफर कर रहे हैं अभी। सितंबर तक फाइजर ने कहा है 5 करोड़ डोज वो देंगे, तो हमें तो निर्भर अभी कोविशील्ड की 750 मिलियन जो मिलनी है दिसंबर तक, और 550 मिलियन मिलनी है कोवैक्सिन की, और उसके अलावा अगर जायडस भी अपनी वैक्सीन उतार देंगे मार्केट में, स्पुतनिक की थोड़ी सी 15 मिलियन करीब मिल सकती है। स्पुतनिक की भी बहुत ज्यादा डोज नहीं मिल रही है, लेकिन सब मैं समझता हूँ जितनी वैक्सीन भी आ जाएंगी उतनी वेलकम है। फिर और कुछ पुणे में हमारी एक मैसेंजर RNA वैक्सीन भी बन रही है, जाइडस की जो वैक्सीन है वो DNA वैक्सीन है। इसके अलावा और जो सीरम इंस्टीट्यूट एक और वैक्सीन बना रहे हैं कोवैक्स, तो वो भी उपलब्ध हो जाएगी हमको। तो हमारी स्थिति जुलाई
पहले हफ्ते के बाद बहुत सुदृढ़ होने वाली है टीकाकरण के अभियान के परिवेश में। और हम लोगों को टीकाकरण होने से पहले भी, टीकाकरण होने के बाद भी बचाव के उपाय नहीं छोड़ने हैं जब तक जैसे 50%, 60% हमारी जनसंख्या को टीकाकरण नहीं हो जाता। बिल्कुल, बचाव के उपाय नहीं छोड़ने, लापरवाह बिल्कुल नहीं बनना है। सर, एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, सम्मा परवीन लखनऊ से। सम्मा जी, अपना सवाल कीजिए। सम्मा जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? एकदम साफ आ रही है। नमस्कार जी, नमस्कार, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी, हाँ, हमें ये पूछना था। नमस्कार, मेरा नाम क्षमा परवीन है। मुझे पूछना था, जी हाँ आ रही, बिल्कुल साफ आ रही, अब नहीं आ रही है लेकिन टीवी से आ रही है, बाहर है। हाँ, हेलो हेलो, आपकी आवाज हमारे तक आ रही है। हम चाहेंगे आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि आपकी आवाज बेहतर तरीके से हम तक पहुंच पाए। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों को लगवाने हैं और कल से ऑनलाइन पर परेशान हो रहे हैं, लेकिन इस पर ऑनलाइन पर 0 दिखा रहा है, बुक नहीं हो पाता। हेलो जी, हाँ, बीमा कर दिया वाले। अरे ये इंजेक्शन पता ही नहीं चल रहा कैसे क्या लगेगा, बुक नहीं हो रहा ऑनलाइन पर। क्या इसका कोई समय है, कोई टाइम है इस समय बुक? समझिए, गवर्नमेंट ने ऑन स्पॉट वैक्सीन सेंटर बनाए हुए हैं, आप वहां जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अगर आपका फोन से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। वापस हम आएंगे डॉक्टर MC मिश्रा जी सर आपके पास। सर, अब जो कोवैक्सीन है सर, उसको लेकर वो बच्चों पे थर्ड ट्रायल भी चल रहा है, तो सर बच्चों की वैक्सीन कब तक आ पाएगी? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है थर्ड वेव जो है वो बच्चों को इन्फेक्ट करेगी, उसमें सर कितना समय और लग सकता है ताकि बच्चे सुरक्षित हो पाए, उनको भी वैक्सीन लग पाए? सर, ट्रायल शुरू हो गया है, 12 वर्ष से ऊपर के जो आयु के बच्चे हैं उन पर ट्रायल, फेज 3 ट्रायल शुरू हो गया है जी। और हम लोगों का अनुमान है कि सितंबर तक बच्चों के लिए भी आंकड़े आ जाएंगे कि सेफ्टी, बेसिकली इसमें देखना ये है कि बच्चों में भी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं देखने में आ रहा है जो बड़ों में नहीं आ रहा था, और या बड़ों में जो आ रहा था उससे भिन्न है क्या। तो एक बार जो गुणवत्ता तो उसकी है ही वैक्सीन की, लेकिन जो उसकी सुरक्षा है उस पर ज्यादा फोकस है, क्योंकि बच्चों में अभी तक इसको लगाया नहीं गया है। तो बच्चों में क्या रिएक्शन होगी और क्या साइड इफेक्ट होंगे ये हो जाएगा, और सितंबर तक हमको पूरी आशा है कि ये जो ट्रायल का डेटा आ जाएगा, क्योंकि अभी तो संक्रमण भी फैल रहा है, तो उसका भी फायदा मिल जाएगा कंपेयर करने का 2 ग्रुप्स में, जिनको लगी टीका उनमें और जिनको नहीं लगा उनमें कितना संक्रमण हो रहा है, बच्चों में कितना नहीं हो रहा है। तो एक अच्छा हमारे पास एक डेटा भी उपलब्ध हो जाएगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं, जून तो अब शुरू हो ही गया है, तो अभी हाल में शुरू हुआ है बच्चों पे जो ट्रायल है, तो वो 2 महीने में अगर ये पर्याप्त संख्या में ले लेंगे बच्चों को इसके ट्रायल के दायरे में, तो उसकी एनालिसिस हो जाएगी। तो बस हम लोगों का अनुमान है कि सितंबर अक्टूबर तक इसका कुछ नतीजे आ जाने चाहिए। जी सर। डॉक्टर राजीव जी आपके पास आएंगे। सर, ज्यादातर केसेस अगर म्यूकरमाइकोसिस की बात करें, ब्लैक फंगस की, तो अभी एक खबर आई थी सर, वहां पर एक हॉस्पिटल में जितने भी ब्लैक फंगस के पेशेंट्स थे वो सारे डायबिटिक वाले थे। तो सर, ये भी है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ही ब्लैक फंगस ने इन्फेक्ट किया है? म्यूकर इसकी माइकोसिस अब होता क्या है कि ये पहले भी होती थी, किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को कभी हो गई या कभी डायबिटीज वाले को हो गई, या रेयरली जब इम्यूनिटी लो है तो होती थी। अभी ये देखा गया कि ये जो है इसमें कुछ फैक्टर्स ये देख लिए गए हैं, बड़ी नई ये स्प्रेड हुआ है, एपिडेमिक तो पहली बार हुआ है और इंडिया मेनली अफेक्टेड है। एक तो हम मानते हैं कि इंडिया डायबिटिक कैपिटल है वर्ल्ड की, बहुत सारे डायबिटिक हैं यहाँ पे। फर्स्ट वेव में ये नहीं हुई थी और सेकंड वेव में ज्यादा वेव आ रही है इसकी म्यूकरमाइकोसिस की। तो इसका मतलब जो वेरिएंट्स हैं हमारे वायरस के वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तीसरी बात ये है कि इसके अंदर हमारा जो फेरेटिन का लेवल आता है ये काफी लंबे टाइम तक हाई रहता है, या हम जिंक जब देते हैं एंटीवायरल एक्शन के लिए उसको अगर बहुत ज्यादा लंबे तक दे दें तो ये कई बार फूड की तरह काम करता है म्यूकरमाइकोसिस में। और म्यूकरमाइकोसिस क्या है? ये एक बीमारी है फंगस की। फंगस हमारे आसपास होता है, आपने देखा होगा, सब्जियां हैं, फल हैं, प्लांट्स हैं, बॉडीज हैं, बर्ड्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, उनको डिकम्पोज करके मिट्टी में मिलाती है। जो उसमें खनिज हैं उनको वापस वो सॉइल में और एटमॉस्फेयर में
वापस भेजती है। तो ये तो हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए फंगस है। पर जब इम्यूनिटी कम हो गई और ज्यादातर देखा गया इंडिया में, जैसे मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से हूँ, इससे हमारे पास तो अभी तक 28 पेशेंट आए हैं, पर दिल्ली में 1000 पेशेंट आ चुके हैं। पूरे हिंदुस्तान में 10-15 हजार के करीब पेशेंट्स आ चुके हैं। तो इसमें ये फैक्टर देखा गया है कि कई वार्ड्स में तो कई जगह पे सारे ही डायबिटिक थे, और जो लोग जिनको कोविड नहीं हुआ था, जब उनकी एंटीबॉडीज देखी गई तो ये पता चला कि उनकी एंटीबॉडीज ज्यादा थी, इसका मतलब उनको कोविड हो चुका था। तो कुछ फैक्टर्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए ये तो हैं ही, और कुछ लोग वेंटिलेटर वगैरह पे रहे, और ये देखा गया टैप वाटर वगैरह में। देखिए हमारे हेल्दी आदमी में भी अगर उनका वो देखें हम नेजल म्यूकोजा वगैरह में ये हो सकती है, पर ये हार्म नहीं करेगी। पर ये हमारी जब बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, स्टेरॉइड्स का एक्स्ट्रा यूज होता है, डायबिटीज ही नहीं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या कीटोएसिडोसिस उसके अंदर, या कुछ आपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या वेंटिलेटर्स में आप लोगों ने जो पानी यूज होता है ऑक्सीजन वगैरह के साथ, उसमें केयर नहीं की, उसको बदला नहीं, उसका लेवल नीचे रहा। तो ये सब एसओपीज बन गई हैं, वार्ड्स बन गए हैं इसकी केयर के लिए, अवेयरनेस के लिए हो गया है। 19 राज्यों ने इसको एपिडेमिक डिक्लेयर कर चुके हैं, केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। और डायबिटीज के अलावा मैं आपको एक बार और बता दूं कि कोविड पुरुषों में ज्यादा हो रहा है, 65 से 70% ये पुरुषों में हो रहा है, और म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये भी पुरुषों में ज्यादा हो रही है। और ये देखा गया है कि ज्यादातर जो मरीज हैं इसके वो पुरुष हैं, और इसलिए ये कई सारे फैक्टर्स हैं वो मिला के हमको देखने हैं। सिर्फ डायबिटीज एक फैक्टर नहीं है, डायबिटीज के साथ कोरोना के अंदर कोरोना के वेरिएंट्स, उसके बाद हाई फेरिटिन लेवल, आपको जिंक आपने जब बीमारी हुई उस टाइम तो एंटीवायरल के रूप में दिया, पर उसके बाद आप देते ही जा रहे हैं, उसको देते ही जा रहे हैं। और डायबिटीज भी है, स्टेरॉइड भी दिया हुआ है, और पोस्ट कोविड भी है। और उस केस के अंदर जब वायरस आपका खत्म हो चुका है और उसका एज मिनरल आपको जो बॉडी के अंदर जरूरत थी वो आप इनिशियल फेज में दे चुके हैं, उसको अनलिमिटेड देते जा रहे हैं। ये सब चीजें देखने की जरूरत है, और इसलिए डायबिटीज डेफिनेटली एक बड़ा फैक्टर है। और अगर स्टेरॉइड दिए गए हैं तो वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो जाती है, हाई लेवल्स ऑफ शुगर हो जाते हैं ब्लड में, और ये डेफिनेटली एक रीजन है। सवाल ये भी है कि जो म्यूकोरमाइकोसिस जिनको होता है उनमें सर अगर वो किडनी के भी पेशेंट हैं तो एन्फोटेरेसिन जो है उनको नहीं दिया जा सकता, क्या सर ये सही है? उनकी लाइपोसोमल उसकी प्रिपरेशन है, एक प्रिपरेशन थोड़ी कम घातक होती है किडनी के लिए। अभी जिनको किडनी में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इससे टॉक्सिटी होती है, पोसानाकोनाजोल दिया जा सकता है, पर अभी भारत में इसकी अवेलेबिलिटी की दिक्कत चल रही है, और हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं। पर पहली इसकी ट्रीटमेंट जो अच्छा इलाज है वो एम्फोटेरेसिन बी है, और उसकी अगर किडनी में टॉक्सिसिटी होती है तो ऑब्वियसली रोकना पड़ेगा, और उस रोकने के बाद आपके पास दूसरी दवाइयां भी हैं जो दी जा सकती हैं। जी, बाकी दवाइयां भी दी जा सकती हैं। अगर आपके साथ अगर ऐसा है एम्फोटेरेसिन से अगर ऐसा कुछ है तो बाकी दवाइयां भी उसके लिए हैं। डॉक्टर नीरज जी आपके पास आऊँगा सर। सर ये भी देखा जा रहा है कि गाँवों में बहुत लोग मास्क का यूज़ कम कर रहे हैं, तो सर ये भी एक बड़ा कारण है कि जिस तरह से गाँवों में इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ है। जी बिल्कुल सही बात है। जैसे कि पहले बताया गया था कि हम लोगों ने जो एक फॉल्स सेंस एक मैसेज जो क्रिएट किया था फर्स्ट वेव में कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम हुआ है, उसी को लेके तो ये थोड़े से लापरवाही जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखी गई है। दूसरा वहां पर कहा कि ये मेनली शहरों की बीमारी है, शहर की तरफ ज्यादा रहा है फर्स्ट स्टेज में। जो अपने अंदर की हम गांव में रहते हैं, हमारे पास हवा ज्यादा है और हमारे यहाँ इतना पॉपुलेशन इतना डेंसिटी नहीं है, तो वो लोग थोड़ा सा एक गलत सेंस में चले गए हैं। इसलिए वहाँ पे इस बार जो भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें एक बड़ी भारी मात्रा में इन्फेक्शन देखा गया है। और उसके साथ साथ जो लैक ऑफ नॉलेज और जो सरकार की तरफ से बार बार मैसेज दिए जा रहे हैं कि आप जांच करवा लें और वैक्सीनेशन करा लें, उसका
उसको ना कराने के कारण भी जो बीमारी है, जो हॉस्पिटल रेट है और जो उनका जो डेथ रेट है वो भी काफी हद तक काफी बढ़ा है इस बार। तो इसके लिए जरूरी है जागरूकता। हमको जो है छोटे छोटे जागरूकता कैंप या जैसे भी हम कर सकते हैं, ग्राम पंचायत लेवल पे, प्रधान लेवल पे, जो भी सरकार को बेहतर लगता है जिसको इफेक्टिवली कर सकते हैं वो करने चाहिए। क्योंकि गांव एक भारत का एक रीढ़ की हड्डी है गांव, और रीढ़ की हड्डी अगर बीमार हो जाएगी तो भारत देश जो है वो बहुत देर तक खड़ा नहीं रह सकता। तो इसी तरह से देखते हुए हमको गांव पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा गांव में रहता है, तो उसके लिए अवेयरनेस के लिए जो भी जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट को जैसा भी लगता है जिस लेवल पे भी करना चाहती है वो करें, जिससे कि वहाँ पे जो इन्फेक्शंस कम करने के जो उपाय हैं वो भी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिकली की जा सके, और जो वैक्सीनेशन जो रेट है वो भी बहुत जल्दी से बढ़ना चाहिए। तो हमारी सरकार से भी और हमारे जो ग्रामीण लोग हैं उनसे भी गुजारिश है कि सरकार जो कह रही है, जो आपके आसपास के साइंटिस्ट, डॉक्टर, जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन, जो आपके अधिकारी लोग कह रहे हैं कि आप जांच करा लीजिए या वैक्सीनेशन करा लीजिए, उसको पालन कीजिए। क्योंकि यही एक तरीका है जो आपको और आपके आने वाले जो पीढ़ियां हैं, जो बच्चे हैं, जो आपके साथ जो बच्चे रह रहे, जो महिलाएं रह रही हैं, उन सबको तभी बचाया जा सकता है जब हम जांच और वैक्सीन दोनों पर ध्यान देंगे। बिल्कुल। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, सर आपके पास आऊँगा। सर बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लगवाई, फर्स्ट डोज लगवाया, सेकेंड डोज लगवाया, उसके बाद भी वो दोबारा से इन्फेक्ट हुए कोरोना से। और कुछ लोगों की, बहुत कम ये रेशियो है सर कि वैक्सीन लगाने के बाद कुछ लोगों की डेथ हो गई, लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरह से उसका प्रचार किया गया कि इनको वैक्सीन के 2 डोज लग चुके थे, उसके बावजूद इनकी डेथ हो गई, तो सर उसकी वजह से भी एक डर का माहौल पैदा हुआ। क्या ऐसी खबरों को खंडन नहीं करना चाहिए, ऐसी खबरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं लाना चाहिए ताकि लोग वैक्सीन को लेके संशय की स्थिति ना पैदा हो? आपका ये प्रश्न और ऑब्जर्वेशन बिल्कुल अपनी जगह है, और आपके माध्यम से भी और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी ये भ्रांतियां दूर करने में काफी सफलता मिली है। और ये लोगों को समझना चाहिए कि कोई भी मेडिकल क्षेत्र में हम किसी भी ट्रीटमेंट की जब बात करते हैं, वैक्सीन की बात करते हैं या रिकवरी की बात करते हैं, तो 100% नहीं होता है। मतलब 100 में से 100 नंबर नहीं मिलते हैं, नंबर कम मिलते हैं। तो उसका मतलब ये है कि जो भी टीके हमारे पास उपलब्ध हैं, चाहे कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, उनकी जो गुणवत्ता है वो 70 से 80% तक है। और तो उसमें अगर मान लीजिए 100 लोगों को आप लगाते हैं तो उसमें से 20 से 30% लोग ऐसे होंगे जिनको किसी ना किसी वजह से, या तो उनके अपने शरीर की जो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है उसकी वजह से, या फिर वैक्सीन की वजह से उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बनेगी, उसी लेवल की नहीं बनेगी जो बाकी 70 से 80% लोगों में बनेगी। तो जिन लोगों में प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं बनती है उनको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन बोलते हैं इसको, जो वैक्सीन लगने के बाद भी होता है। और इसमें अभी हाल में ही एक इसका अनुसंधान की रिपोर्ट आई है जो एम्स दिल्ली और कुछ और लोग इंस्टीट्यूट IGIB ने मिलकर किया है। कोई 63 संक्रमित व्यक्तियों में जो हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उसमें से 53 लोगों को जो है जितने पेशेंट हुए उनमें से जब जिनको संक्रमण हुआ, तो भर्ती तो बहुत ज्यादा संख्या में लोग हुए, तो उसमें से 53 लोगों को कोविशील्ड लगी थी, 10 लोगों को 53 लोगों को कोवैक्सीन लगी थी, 10 लोगों को कोविशील्ड जिनको संक्रमण हुआ। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात सामने आई कि ये 63 के 63 जो है वो ठीक हो गए। इनमें से किसी का भी जो रोग था कोविड का वो गंभीर नहीं हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसकी मैं सूचना ये देता है इस प्रकार से। तो लेकिन यहाँ 1-2 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन वो नंबर बहुत कम है, और वो कई वजहों से है, क्योंकि हर एक के जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वो अलग अलग होती है, चाहे वैक्सीन मिली भी हो, चाहे उसका असर आया भी हो, उसके बाद भी संक्रमण तो हो सकता है। अगर एक्सपोजर ज्यादा हुआ है, वायरस पार्टिकल ज्यादा गए हैं शरीर में, तो बिल्कुल संक्रमण हो सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, अधिकतर लोग चाहे किसी भी उम्र के थे, उन लोगों में जब संक्रमण हुआ वैक्सीन लगने के बाद, तो वो संक्रमण गंभीर नहीं हुआ अधिकतर लोगों में। और अधिकतर लोग जब मैं कह रहा हूं तो 99
99.99% लोगों में वो संक्रमण बहुत गंभीर नहीं हुआ, घर पे रह के लोग ठीक हो गए और कोई समस्या नहीं हुई। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि आप 100% की तरफ मत देखिए, आप ये देखिए आपको कितना फायदा होने वाला है उससे। तो 70 से 80% तक आपको उससे लाभ होगा, लेकिन 20 से 30% तक नहीं होगा। और वो सभी दवाइयों के लिए भी अप्लाई होता है। कोई भी हम क्रिया करते हैं उसमें भी, और मेडिकल क्षेत्र में खास तौर से, क्योंकि हर एक का शरीर अलग है, हर एक के शरीर की संरचना अलग है, इम्यून सिस्टम अलग है जो प्रतिरोधक क्षमता बनाता है। तो एक तरह का रिस्पॉन्स, अब देखिए वही वैक्सीन मैं लूं, मेरी पत्नी ले, घर में हम 2 लोग हैं, तो उनमें हो सकता है रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बन जाए, मुझ में कम बने। और ऐसा हुआ है कि जब एंटीबॉडी टेस्ट कराया हस्बैंड वाइफ ने, तो पता लगा वाइफ की तो 150 आ गया लेवल और हस्बैंड का 30 ही रहा। तो ये देखने में आया है, और इसलिए लोगों को इससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। उनको ये मान के चलना चाहिए कि जितनी भी प्रतिरोधक क्षमता बनेगी वो आपको गंभीर कोविड होने से बचाएगी। और ये बात अगर समझ में आ जाएगी तो लोग टीकाकरण आगे से आगे आके करवाएंगे। बिल्कुल। और ये देखा भी गया है हर एज ग्रुप में, बहुत सारे लोगों को, बड़े बड़े सीनियर लोगों को और हमारे प्रोफेशन वालों ने सबने लगवाई है। और इसीलिए आप देखिए, अगर तुलना करिए पिछले संक्रमण में और इस संक्रमण में, इवन हेल्थ प्रोफेशनल को जो संक्रमण हुआ और मृत्यु हुई, अभी IMA का भी एक डेटा था कि जितने लोग भी संक्रमित हुए और मृत्यु हुई, उनमें से बहुत कम लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी। तो ये जिन्होंने नहीं लगवाई थी वैक्सीन, मतलब ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, तो उनको संक्रमण हुआ, उनमें से मृत्यु हुई। तो ये तो इसका जो आंकड़ा बहुत ही कम है, उससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर MC मिश्रा जी, आप हमसे जुड़े, तमाम सारी जानकारी हमें दी। और डॉक्टर राजू जी आपका भी शुक्रिया, और डॉक्टर नीरज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हेल्थ कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारी कोशिश है कि वो सारे सवाल जो आप घर बैठे जान सकते हैं, कोरोना से कैसे बचाव किया जाए, साथ ही साथ नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, और वैक्सीन को लेकर जो डाउट्स हैं उनको भी हमने क्लियर किया। हम उम्मीद करते हैं इस कार्यक्रम के जरिए आपकी जो जानकारियां हैं उससे आप जरूर लाभान्वित भी होंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए